8 टेस्ट हुआ है टोटल, 8 में से 5 में क्वालिफाई किया है, 4 में क्वालिफाई किया है, ऐसे बेसिस पे कर रहा है। चलो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। अब एक बार ना मैं आप लोगों को लास्ट क्लास का रिकैप करा देती हूँ कि हम लोगों ने, बच्चे लोग, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हम ये देख रहे थे कि प्लांट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन कैसे करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन कराएंगे। फिर हम लोगों ने देखा था फूड क्या होता है, C6H12O6, है ना। वो ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस कितनी एटीपी बनी थी, 36 एटीपी, या फिर टोटल लिख लो तो 38 एटीपी बनी थी। ये CO2 प्रोड्यूस हुआ था, ये भी हमने देखा था ना, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक स्टेप पहले भी CO2, बाद में भी CO2 बन रहा था। एसिटाइल को ए के साथ भी CO2 बन रहा था ना। अब समझ में रिएक्शन में CO2 कहाँ से आता है, और ये वाटर भी समझ में आया कहाँ से आता है। वो बाद में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड कर जाता है और हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वाटर बनवा देता है। तो ये वाटर वहां से बनता है। और एटीपी कहाँ से बनी ये भी समझ में आ गया हम लोगों को, आ गया ना। चलो अब ये तो थी हमारे पास एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है ना जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं। एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ये चेक करेंगे कि भाई जब हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो मेरे पास रिएक्शन कैसे कैरी आउट होगा। तो अगर मेरे पास एनएरोबिक रिएक्शन है तो सबसे पहले स्टेप डाल लो एनएरोबिक रिएक्शन। वो छोटा सा ही रह गया है ये चैप्टर हमारा। एनारोबिक रिएक्शन आप लोगों की दो टाइप से होती है। कौन कौन सा, ऐसे टेबल बना के लिख लेना। एक होता है आपका एल्कोहल फर्मेंटेशन, एंड अनदर वन वी विल हैव लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो एक चीज, सबसे पहला स्टेप फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है या नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में सेम होगा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है। फिर वो पाइरुविक एसिड, अब अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होगा भाई, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, मेरे पास क्या बन के आ गया, पाइरुविक एसिड। ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास है ऑक्सीजन की एब्सेंस, तो ये पाइरुविक एसिड पता है ब्रेक डाउन हो गया। पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCOH, यही था ना। यस मैम। ये ब्रेक डाउन होके बना लेगा क्या, CH3CHO। व्हाट इज CH3CHO, एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड है ना। तो पाइरुविक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, एक एल्डिहाइड बना रहा है। और यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, साथ में CO2 रिलीज हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, रिएक्शन किस एंजाइम की हेल्प से होती है, ये होती है आपकी पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से CO और ये CO2 हटा दिए तो क्या बच गया, CH3COH बच गया, मतलब CHO बच गया पूरा। तो CO2 हमारे पास निकल गए, क्योंकि हमारे पास दो पाइरुविक एसिड थे तो दो ही एसिटाल्डिहाइड बनेंगे और उससे दो ही CO2 निकलेंगे। जो पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेट होता है ना, इसका एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम आयन Mg+2। फिर आगे क्या होता है, ये मेरे पास जो एसिटाल्डिहाइड है अभी फर्दर ब्रेक होगा, CH3CHO, ये आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaDH2 के साथ, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 के साथ, और बना लेगा क्या, CH3CH2OH प्लस, दो मॉलिक्यूल बनेंगे।
दो ही मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव, इसका नाम क्या है? दिस इज इथेनॉल। अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया? एंड ये रिएक्शन किसकी हेल्प से होती है? ये रिएक्शन होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। ये क्या किसकी प्रेजेंस में होती है? Zn+2। और ये रिएक्शन किसके अंदर चलती है? हमारे ईस्ट के अंदर ये रिएक्शन चलती है। कंफ्यूज हो गए होंगे ना? ईस्ट जो होता है, नीचे वाले में ईस्ट जो होता है ना, वो एनारोबिक होता है। उसकी बॉडी के अंदर ईस्ट जो भी खाना खाएगा, उसकी बॉडी के अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो पायरुविक एसिड पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज की हेल्प से एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो एसिटल्डिहाइड NADH2 के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल बनवा लेगा। तो बना नहीं बना अल्कोहल हम जानते हैं ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है यस मैम। है ना। फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई एरोबिक में तो टोटल 38 ATP बनता है, एनारोबिक में टोटल कितने ATP बनता है? 2 ATP। वेरी गुड। यहाँ पे जो एक टोटल गेन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितने ATP का होता है? 2 ATP का होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रेब्स साइकिल नहीं चल रही है। क्रेब्स Yes, ma'am. साइकिल सिर्फ एरोबिक में चलती है। और ग्लाइकोलाइसिस से इसके पास कितने बने थे? 2 ATP बने थे और 2 NADH2 बने थे। और 2 NADH2 इसने बेचारे ने यूज कर लिए यहाँ पे, तो बचे कितने ATP? सिर्फ 2 ATP बच गए ना। Yes, ma'am. यदि इसी रिएक्शन में यूज कर लिए, तो और आगे कुछ बन ही नहीं रहा है इसके पास। देख रहे हो, कोई रिएक्शन में कुछ नहीं बन रहा है, तो हार्मफुल हुई ना ये रिएक्शन। Yes, ma'am. वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब हम बहुत ज्यादा रनिंग वर्कआउट कर लेते हैं एक ही दिन में। हम होता है ना, क्रैम्प्स हो गए हैं थाइस के अंदर या फिर हमारे मसल्स के अंदर। कोई PTT Yes, ma'am. प्रैक्टिकल हुआ फिजिकल एजुकेशन का, उसी दिन दौड़ लिए, तो लेग्स में पेन होता है। पेन क्यों? Yes, ma'am. फास्ट फास्ट दौड़ता है, उतनी जल्दी हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो क्या करने लग जाती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती है। और इसी वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारी मसल्स में बन जाता है क्या? लैक्टिक एसिड, जो कि पेन कोज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पाइरुविक एसिड है, वो भी 2 NADH2 को यूज करेगा, जो कि कहाँ पे बने थे? ग्लाइकोलाइसिस में। और इससे क्या बनवा देगा? आपका लैक्टिक एसिड बनवा देगा, प्लस NAD पॉजिटिव। एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? ये एंजाइम यूज करते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और एंजाइम एग्जाम्पल, मसल्स के अंदर ये रिएक्शन चलती है। और यहाँ पे भी टोटल गेन कितना होगा ATP का? सिर्फ 2 ATP, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 2 ATP बने थे, 2 NADH2 इन्होंने यहाँ यूज कर लिया, बचा है सिर्फ हमारे पास ATP। मैम, अल्कोहल फर्मेंटेशन हार्मफुल होता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये ईस्ट के अंदर, ईस्ट का काम है फर्मेंटेशन करना। ईस्ट फर्मेंटेशन नहीं करे तो हमारे पास जो अल्कोहल्स है, जितनी भी ये लोग ड्रिंकर्स होते हैं, पीते हैं, या फिर जो हम विनेगर वगैरह खाते हैं, या फिर जो होता है ना ये डो का, इडली का डो बनता है, ब्रेड वगैरह, ये सब फर्मेंटेशन से बनती है ईस्ट की हेल्प से। मैम, एक बार लैक्टिक एसिड वाला बता दो कैसे। लैक्टिक एसिड का मतलब ये होता है बेटा, जो आपका फूड है वो पहले ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड बनाएगा, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आपका क्या करेगा? पायरुविक एसिड 2 NADH2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, उनके साथ रिएक्ट करके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लैक्टिक एसिड बनवा लेगा। सिर्फ ये है, जो कि कब होता है? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है। जब इसको प्रॉपर, अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती पायरुविक एसिड को, तो ये एसिटाइल कोई बनवा लेता। और एसिटाइल कोई कहीं भी बनता है, वो डायरेक्टली क्या करता है? जाके वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। और यहाँ पे तो एसिटाइल कोई बना ही नहीं। अगर एसिटाइल कोई बनता तो क्रेब्स साइकिल होती ही होती। मैम, जो हमारा डो होता है उसे फ्लफी बनाता है ईस्ट, तो उसमें इथेनॉल भी होता होगा प्रेजेंट? नहीं, इथेनॉल नहीं होता है। और फ्लफी किसकी वजह से बनता है? CO2 की वजह से बनता है। देखो फर्स्ट स्टेप में CO2 रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है? फ्लफी Yes. नहीं, CO2 की वजह से आता है। तो
डाल देता है, आइस डालता है, वहां पे क्या होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन होने लग जाता है, पायरुविक एसिड उससे एसिटल्डिहाइड और CO2 एज अ गैस प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लफीनेस आ जाती है। मैम इलेक्ट्रो डिहाइड्रोजनेज में कोई आयन नहीं चाहिए होता? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं होता, अगर लिखना चाहो उसके लिए Zn+ भी होता है वैसे। लैक्टेट है बेटा, ये लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, और क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। तो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है NADH2 से, NAD पॉजिटिव, तो डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, CO2 रिमूव हो रहा है, किससे, पायरुविक एसिड से, तो नाम पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेट। ओके डन। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द नेक्स्ट वन टॉपिक वी विल हैव रेस्पिरेटरी इक्वेशन। इससे बच्चों इक्वेशन आ जाता है। रेस्पिरेटरी इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, लिखो, रेस्पिरेटरी इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं RQ से। RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड, मतलब फूड का जब ऑक्सीडेशन हुआ उसमें कितनी CO2 लिबरेट हुई, डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमने यूज किया, कंज्यूम करना पड़ा, उसको बोलेंगे हम RQ। क्यू, वो क्यू, वाई वाला क्यू नहीं, क्यू वाला, क्वीन वाला क्यू। फॉर्मूला इजी है ना, कितना CO2 लिबरेट हुआ और कितना CO2 हमने कंज्यूम किया। तो अगर आप किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए निकालना चाहोगे इसको, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, जैसे कि ये है, इसमें आप 6O2 यूज करते हो, तब जाके 6CO2 रिलीज होता है, प्लस 6H2O निकलता है, तो क्या हो गया, 6CO2 डिवाइडेड बाय 6O2, 6/6, क्या आंसर आया, 1। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ 1 हुआ है नहीं, तो ये याद कर लेना। फैट एंड ऑयल के लिए जो RQ होता है वो आपका लेस देन 1 होता है, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लिखोगे 0.71 समथिंग आता है। जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए अगर आप बात करोगे, दिस इज जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए जो RQ होता है वो मोर देन 1 होता है, और वो सीड जो मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिंग सीड्स के लिए RQ लेस देन 1 होता है। फिर प्रोटीन के लिए अगर आप बात करोगे तो उसका RQ 0.8 होता है। अगर आप कैम प्लांट्स के लिए बात करोगे RQ, कैम प्लांट आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो कैम प्लांट के लिए अलग अलग होता है। नाइट के टाइम पे उसका जो RQ होता है वो होता है 0, और डे टाइम में RQ होता है इसका
मोर देन 1 या लेस देन 1? मोर देन 1। ठीक है। एनारोबिक के लिए अगर आप बात करो, एनारोबिक में तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं होती, तो आर क्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा ना, और किसी के को डिवाइड 0 से करो तो इनफाइनाइट आएगा। लिख लो जल्दी जल्दी से, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है यहाँ से, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट वाले। हाँ जी, क्योंकि हम लोग इक्वेशन में क्या करते हैं, 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है, 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यूज होता है। जब उसको बैलेंस करोगे ना, तो बैलेंस करके चेक करना, बैलेंसिंग सीखा होगा ना केमिस्ट्री में, 6 CO2 होता है, 6 CO2, तो 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा ना। जो क्रैब साइकिल थी, क्रैब साइकिल में आपने देखा होगा टोटल हमारे पास कितने CO2 रिलीज हो रहे थे? तो वहां पे रिलीज हो रहे थे 2 2 जा, क्योंकि साइकिल 2 बार रन होती है ना क्रैब साइकिल की, 4, और उसमें पायरुविक एसिड से भी 2 CO2 रिलीज हो रहे थे। yes, प्लांट तो CO2 कंज्यूम करते हैं, लेकिन इक्वेशन है एग्जैक्टली बेटा दक्ष, प्लांट CO2 कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन भूल गए? CO2 प्लस H2O, ऊपर क्लोरोफिल, नीचे सनलाइट, वहां पे CO2। लेकिन जब उनको आपने ये भी सुना होगा कि वो चीज होती है ना, इसमें पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि कभी भी रात में एक पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती है। क्योंकि रात में CO2 रिलीज होती है, और CO2 सफोकेटिंग गैस होती है, सफोकेशन प्रोड्यूस करती है। कोई पहले के टाइम में लोग क्या सोचते थे, भाई भूत आता होगा ना पेड़ के नीचे रात में। भूतों वाली कहानी आपने भी सुनी होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जिसके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है ना, आज जाके पूछना, पूछना कि हमारी मैम ने ना आज ये पूछा है कि किस किस के घर पे ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे, क्या बताना, हैंड रेज करके। कभी किसी के ही नहीं। हाँ, तो आज जाके क्वेश्चन पूछना, ठीक है, सुनसे पूछना कि ना हमारे मैम ने बोला है कि रात में ना पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? फिर वो भूतों वाला या कुछ भी ऐसी चीज बताएंगे, फिर उनको एग्जैक्ट रीजन बताना कि रात में जो होता है ना पेड़, वो CO2 गैस रिलीज करता है, और अगर हमारे आसपास CO2 ज्यादा हो जाती है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हमें सफोकेशन फील हो जाती है। मेरे को ये CO2 वाला रीजन मेरे पापा ने बताया था कि वो Yes, CO2 मैंने भी बताया था। CO2 वाला रीजन बताया था। हाँ, तो बेटा आज के ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा एक्टिव अच्छे हो गए हैं। पहले के टाइम में तो मैंने तो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से यही सुना था। मैम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी काफी एक्टिवली थे कि हमने तो पास होता है वो। वही तो, दिन में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और रात में CO2 रिलीज करते हैं, क्योंकि रात में फूड को ऑक्सीडेशन करता है, दिन में बनाते हैं, रात को उसको बैठ के खाते हैं, एनर्जी बनवाते हैं उससे। क्योंकि दिन में तो वो लाइट आती रहती है, उसको ट्रैप करने में, फोटोसिंथेसिस करने में बिजी रहेंगे, रात में मस्त बैठ के उसको ऑक्सीडेशन कराते रहेंगे, क्योंकि रात में तो ऑक्सीजन मिलेगी प्लांट्स। क्लियर? yes, लक्ष्य क्लियर हुआ? मैम ये CAM प्लांट कौन सा है प्लांट है? ये बेटा क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं। कैम प्लांट्स का होता है, शुगर केन आता है इसमें आपका। रात के टाइम पे अलग काम करते हैं, दिन के टाइम पे अलग काम करते हैं। आप लोगों में से कितने बच्चों ने फोटोसिंथेसिस, मैंने एक बैच में फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा दिया था। किस किस yes, ने फोटोसिंथेसिस वाला? फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स। बाकी बच्चे मैंने क्या, आपकी रिकॉर्डिंग से कवर कर दिया। हमारे बाकी बैच वाले बच्चे कहाँ गए भाई? आज बच्चे गायब हो रखे हैं। तो जिसने नहीं पढ़ा है ना, तो वो वाले बच्चे रिकॉर्डिंग से पढ़ लोगे उसको, फिर वन शॉट में मैं रिवीजन करा दूंगी आप लोगों का। मैंने रिकॉर्डिंग से कवर कर लिया है आपकी। बताओ, कर लोगे? यस मैम। और मिनरल न्यूट्रिशन सबको पढ़ाई दिया मैंने।
हमारा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हो गया है, रेस्पिरेशन प्लांट बस अभी फिनिश हो ही रहा है, फोटोसिंथेसिस वाला बस रिकॉर्डिंग से कर लेना, मिनरल न्यूट्रिशन हमने कर लिया है, बचता है एक चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, उसको बाद में कराऊंगी, इससे पहले आई वांट मैं आप लोगों की ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दो, इंटरेस्टिंग से चैप्टर लेके आ रहे हैं पहले। मैम मिनरल न्यूट्रिशन नहीं हुआ ना हमारा? मिनरल न्यूट्रिशन नहीं हुआ क्या आप लोगों का? नो मैम, नो मैम। सिर्फ बैच में हुआ था। छोटा सा चैप्टर आई, मेरे को याद है मैंने कराया था, हम दूसरे बैच को कराए। हो सकता है, चलो आप लोगों को मैं मिनरल न्यूट्रिशन करा दूँ। ये वाला बताओ, लिख लिया सबने? यस यस मैम। अब बच्चों यहाँ पे ना वी हैव सम इनहिबिटर्स, इनहिबिटर समझते हो, इनहिबिट करने का जो काम करता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, जरूरी नहीं आता है बट आ जाता है कभी ना कभी। तो हमारे पास इनहिबिटर में जैसे कि साइनाइड होता है, साइनाइड का फॉर्मूला पता है सबको? Cn नेगेटिव, या फिर सोडियम एजाइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर H2S, ये कुछ एसिड्स है। ये क्या काम करते हैं? आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है ना, उसको इनहिबिट कर देता है। लेट सपोज मेरे जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर साइनाइड आ गया, तो प्लांट के अंदर साइनाइड आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या हमारे पास एटीपी बन के आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये आपका, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को कौन कौन इनहिबिट कर सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे आपको उठा के। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव मेलोनिक एसिड, या फिर इसको मेलोनेट भी हम बोल सकते हैं, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। ये आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, पता है ना, इंपॉर्टेंट वाला एंजाइम, रहता इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, फंक्शन मैट्रिक्स में जाके दिखाता है। ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देगा, और अगर इसने सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हो ही नहीं पाएगा, साथ ही साथ क्रेब्स साइकिल भी इनहिबिट हो जाएगी, या नहीं? यस मैम। एक और होता है हमारे पास 2,4-DNP, डीएनपी की फुल फॉर्म डाई नाइट्रो फिनॉल, जिसका काम होता है इट इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस, ये एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो अगर प्लांट के अंदर इनमें से कोई भी कंपाउंड एंटर हो गया किसी भी रीजन से, तो प्लांट के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रुक जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, एंड हमने आज चैप्टर फिनिश कर लिया है सक्सेसफुली। छोटा सा सेकंड बता दो, क्या बेटा? टाइम इसके दोबारा बोलो, नहीं समझ आया। मेलानिक एसिड वाला बता दो। अच्छा, मेलोनिक एसिड क्या है? एसिड है, मेलोनेट बोल दो, या फिर वो क्या काम करता है? जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है ना ईटीएस का, और साथ ही साथ क्रेब साइकिल में भी काम करता है। सक्सीनेट से क्या बनाता है? मैलेट बनवाता है, सक्सीनेट से मैलेट बनवाता है ना, वहां पे भी। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो क्रेब साइकिल का वो स्टेप भी रुक जाएगा, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी रुक जाएगा। तो मैलेट बनवाते हैं, और अगर मेलोनेट एंटर हो गया तो वो मैलेट बनने से रोक देता है। ओके आगे सबको समझ? मैम एनारोबिक रिएक्शन वाली स्लाइड दिखाना। ये सबको समझ में आया ना 2 एटीपी कैसे बन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस अच्छा, यहाँ पे बैच में कुछ नए बच्चे भी हैं क्या? नए बच्चे, मुस्कान यादव, जिसको आपके लिंक दिया होगा, यस मैम। मुकेश, और कौन कौन है? मैम आवाज नहीं है। आज नहीं आ रही है? मैम अब आई।
मुकेश के अलावा और कौन कौन है? मैम हम भी हैं। संजय है और नहीं है। आप लोगों को पता है और कितने बच्चों ने ज्वाइन किया ग्रुप? बिकॉज निगम ने मेरे को काफी बार बोला है कि आप लोग निगम के स्कूल से हैं कि मैम वो बच्चे बड़े शर्माते हैं क्लास में, उनको कुछ समझ नहीं आया, एक बार उनको बता देना। आपके मैम भैया एक बच्चा और है। क्या? मैम एक बच्चा और है, उसने भी आज ज्वाइन नहीं किया है। मैम एक बच्चा और है। तीन बच्चे हो ना टोटल आप? यस मैम। हाँ, तो आप लोगों का ना रजिस्ट्रेशन में करा दूंगी। तो अब बेटा देखो क्या करना ना, आपके अभी टर्म 1 एग्जाम आ रहा है, तो जैसे यस मैम। मुझे बताया था कि आपको टर्म 1 में प्रॉब्लम है, जिस ग्रुप में आप ऐड हुआ ना उस ग्रुप के यस डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वहां से रिकॉर्डिंग्स देखना स्टार्ट कर दो। बिकॉज सारी रिकॉर्डिंग तो आप नहीं देख पाओगे, ऑब्वियसली बात है। आपको यस जो मैम। ना कि आपको पर्टिकुलर जिस चैप्टर में ज्यादा इशू है, जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, उस वाले चैप्टर से